हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में या पिछले वीडियोस में हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने इसमें बात की थी कि ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 5 अल्कोहल ग्रुप होते हैं, और उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बहुत सारे एविडेंस दिए थे, बहुत सारी रिएक्शन दी थी। उसको आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि वो रिएक्शन अलग ही सिंगल एग्जाम में बार बार आती हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ बार बार आती हैं। तो अब हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास यहाँ तक बात पहुँच चुकी थी। तो फिशर ने एट लास्ट इसमें एक स्ट्रक्चर दिया था, तो उस स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं हम। फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन क्या आया इसमें, फिशर ने इसमें क्या स्ट्रक्चर दिया? तो फिशर ने इसका स्ट्रक्चर बनाया किसका, ग्लूकोज का, CHO, ये C, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, फिर C, यहाँ H, यहाँ पर OH, फिर C, ये OH और ये H, फिर C, ये OH और ये H, फिर CH2OH। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन करके आया। इसको कहते हैं, ये जो ग्लूकोज बना इसे कहते हैं हम D+ ग्लूकोज। और D+ ग्लूकोज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये OH जो है राइट हैंड साइड में, D ये रिप्रेजेंट करता है कि ग्लूकोज इसका राइट, ये OH इसके जस्ट CH2OH के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उसमें OH राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो ये राइट हैंड साइड में होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा D को। OH इससे जस्ट अगला वाला राइट हैंड साइड में होगा तो D+ ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको ध्यान कीजिए, इसके बगल वाला D+ ग्लूकोज। और प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है? प्लस इसका स्पेसिफिक रोटेशन रिप्रेजेंट करता है कि ये PPL को किधर घुमा रहा है। तो ये PPL को राइट हैंड साइड में घुमा देता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो D ग्लूकोज आप समझ में आ गई। ये हमारे पास इसके बारे में बात हुई। अगर मैं L- ग्लूकोज के बारे में बात करूँ कि L- ग्लूकोज बताओ, तो यहाँ पर इसका मिरर इमेज लेनी पड़ेगी। तो मिरर इमेज कैसे आएगी इसकी? इसी प्रकार से आएगी, CHO, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर CH2OH, ये आएगी। क्या होगा? ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। मिरर आप समझ ही रहे हैं कैसे बनेगा। H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? इसमें फ्लिप करेंगे सब। यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, फिर ऐसे क्या आ जाएगा? ये यहाँ पर H और यहाँ पर OH। तो देखिए OH इस बार, OH इस बार यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा, इसलिए हम इसे कहते हैं यहाँ L, और माइनस भी लगाते हैं, L- ग्लूकोज कहते हैं इसको। तो L- ग्लूकोज हमारे पास ज़्यादातर मिलते नहीं है। L- ग्लूकोज में OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है, CH2OH, इसको आराम से लिख दो, CH2OH है। और इसमें D ग्लूकोज में तो हमारा टारगेट D ग्लूकोज ही है, क्योंकि D ग्लूकोज इसलिए ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि जितने भी नेचुरल अकरिंग जो हमारे पास सैकराइड्स होते हैं, नेचुरल अकरिंग जो शुगर्स होते हैं, वो ज़्यादातर D सीरीज के अंतर्गत ही आते हैं। उनकी जो सीरीज होती है D सीरीज होती है। इसको मैं लिख लेता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको। देखो, लिखिए कि ऑल नेचुरल अकरिंग शुगर या कार्बोहाइड्रेट, जो भी लिख रहे हैं आप, शुगर आर रिप्रेजेंट टू D सीरीज। ज़्यादातर D सीरीज वाले होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा फोकस हमने D+ पर पढ़ना है। D+ को आप ध्यान रखेंगे, इसमें 3 OH राइट हैंड साइड में आएंगे और 1 OH लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, CH2OH नीचे और CHO ऊपर आ गया। दूसरी बात, नंबर 2, जो इसमें दूसरी बात होगी कि इसके कितने आइसोमर्स या कितने स्टीरियोमर्स बनेंगे। चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। कि इसमें पहली बात हम ये करते हैं कि इसके अंदर कायरल कार्बन एटम कितने आते हैं। तो कायरल कार्बन एटम वो होते हैं जिनके अंदर जो कार्बन एटम होता है उसके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और चारों वैलेंसी डिफर होती है। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वाला कार्बन एटम आप देखो, इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? ये बॉन्ड बताइए, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो चारों बॉन्ड कौन से हैं? सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गई? 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3, 3 ये और एक 4 मिला करके। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है इस कार्बन पर? इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा। तो हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें sp3 आ गया। हिंदी वाले अगर जो ध्यान करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन को संकरण कहते हैं, संकरण। तो sp3 संकरण है इसमें, या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया पहली बात।
और चारों वैलेंसियाँ डिफर है। क्यों है चारों वैलेंसियाँ डिफर? एक वैलेंसी, दो वैलेंसी अलग अलग है ना दोनों। तीसरी देखो CHO आ रही, और चौथी कार्बन नहीं है, चौथी ये पूरी है, ये चौथी वैलेंसी पूरी है। तो इस कार्बन की चारों वैलेंसियाँ डिफर हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है। इसलिए कौन है? कायरल कार्बन एटम है, उसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूँ, जो कायरल कार्बन एटम है। ये भी ऐसी कायरल कार्बन एटम है। क्यों है कायरल कार्बन एटम? अब देखिए इसकी भी चारों वैलेंसी डिफर है कि नहीं है, और 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, चारों वैलेंसी डिफर है, इधर भी डिफर है, इधर भी डिफर है, ऊपर की तरफ को ये लगा हुआ, नीचे की तरफ को ये लगा हुआ, तो चारों वैलेंसी इसकी डिफर है। ऐसे ये कायरल कार्बन एटम है, ये कायरल कार्बन एटम है, तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम भी लिख देते हैं। नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इज इक्वल टू ये कितना है? 4। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इसके अंदर आ गया हमारे पास 4। दो बात। तीसरा पॉइंट देखिए इसमें, नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसे कभी पूछ सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स बताइए इसमें। तो नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स या नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए फॉर्मूला होता है 2 to the power n, 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम, कि इसके अंदर कायरल कार्बन एटम कितने हैं। तो यहाँ कायरल कार्बन एटम हमारे पास 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप 16 आएगा। तो नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स या नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इसके अंदर बनेंगे 16। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स या नंबर ऑफ आइसोमर्स का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे बताता हूँ। नंबर ऑफ ये मतलब कितने इसके अंदर हमारे पास बन सकते हैं। बन सकते हैं का मतलब क्या हो रहा है? देखो यहाँ से आप क्या करो, फ्लिप कर दो किसी को भी। मान लिया इस OH को फ्लिप कर दें, या इस OH इसको इधर फ्लिप कर दें, या 2 को फ्लिप कर दें, या 3 को फ्लिप कर दें, तो ऐसे ऐसे कितने बन सकते हैं? तो आंसर है ऐसे ऐसे 16 बन सकते हैं। जैसे कि यदि हम C4 वाले को 1 2 3 4 इसको फ्लिप कर दूं मैं, देखो क्या था? CHO है, C है, OH H, CHOH। अब ये चौथे नंबर वाला जो कार्बन है इसको फ्लिप करना है हमने, बाकी नहीं इस वाले को फ्लिप करना है, बाकी को नहीं। इसको फ्लिप कर दिया हमने, H इधर डाल दिया और OH इधर डाल दिया, और इसको ऐसे लिखा COH और H और CH2OH। तो देखो ये हमने पहला नंबर कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथे कार्बन पे चेंज किया। तो ये क्या बन गया? नया ही आइटम बन गया। इसको बोलते हैं हम डी ग्लैक्टोज, इसको बोलते हैं डी ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज कहाँ से डिफर है? C4 से डिफर है, C4 से डिफर है। ये C4 में चेंज कर रखा हमने, इसको 4 नंबर वाले कार्बन पे फ्लिप कर रखा हमने, तो ये डी ग्लैक्टोज बन गया। ऐसे ही अगर जो मैं इस पर 2 नंबर वाले को फ्लिप कर दूं, इसको फ्लिप कर दूं, तो मैनोज बन जाता है। ऐसे किसी और को फ्लिप करने पर कुछ और बनेगा, ऐसे 2 को फ्लिप करने पर कुछ और बनेगा। तो ऐसे ऐसे कितने बन सकते हैं? तो आंसर है 16 बन सकते हैं। ये इसके आइसोमर्स कहलाएंगे हमारे पास, या स्टीरियोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे पास इसके बारे में हुआ कि नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने होंगे, ये क्लियर हो रहा। नेचुरल अकरिंग वाले जितने भी शुगर होंगे सारे किस सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगे? तो डी सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम कितने आते हैं? तो 4 आते हैं। नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स कितने होते हैं? तो 16 होते हैं। तो इनको एक बार आप दोहरा लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आई कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें थोड़े से कुछ चेंजेस आए। उन चेंजेस के बारे में हम बात करते हैं। तो उससे पहले हम जरा इसको देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ से चेंजेस आ रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है इसको ध्यान करें। हमारा जो स्ट्रक्चर है, एक बार फिर मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। CHO, COH, H, CH, OH, COH, H, COH, H, CH2OH, इसको लिख कर रख देते हैं। डी ग्लूकोज है, तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। इस स्ट्रक्चर में जरा कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो कुछ प्रॉब्लम क्या आने लग गई, तो उसके लिए पहले हाइडिंग डाल देता हूं मैं। हाइडिंग है हमारी अब नेक्स्ट हाइडिंग हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो देखो इसमें हुआ क्या कि वैसे तो ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, मतलब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें एल्डिहाइड ओपन चेन स्ट्रक्चर के रूप में जुड़ा हुआ, ये ज़्यादातर इसकी रिएक्शंस को शो कर देता था।
ज़्यादातर इसकी प्रॉपर्टी को शो कर देता था, बट ये जो स्ट्रक्चर है कुछ प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर पाया। और किन प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाया? तो दिस स्ट्रक्चर कैनॉट एक्सप्लेन, ये अनेबल टू एक्सप्लेन है। अनेबल टू एक्सप्लेन सम प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टी क्या थी? नंबर 1 कि जितने भी ओपन चेन वाले एल्डिहाइड्स होते हैं वो सारे के सारे एल्डिहाइड NaHSO3 के साथ एडिशनल रिएक्शन देते हैं और वाइट PPT बनाते हैं। अगर आपको याद हो कि हम एल्डिहाइड के साथ CH3H और C डबल बॉन्ड O ये हम एल्डिहाइड लेते थे और इस पर NaHSO3 की रिएक्शन कराते थे। यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, इस पर ये इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचता था, यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ पर प्लस आता है। तो जब इसकी रिएक्शन करते थे तो CH3 बनता है, H बनता है, C बनता है। और देखो C प्लस वाला है, प्लस वाले पर माइनस वाला आएगा, तो माइनस वाला आ गया HSO3 और माइनस, और ये यहाँ पर क्या आ गया? इस माइनस वाले पर प्लस वाला आ गया, तो ONa आ गया, ये आ गया इस पर। और फिर हमें पता था कि यहाँ से H यहाँ आता है, शिफ्टिंग होती है इनकी, और Na यहाँ आता है। तो शिफ्टिंग होने के बाद कैसे बनता है? CH3 H C, और यहाँ पर ये शिफ्टिंग हुई, Na यहाँ आ गया तो SO3 Na आता था, और यहाँ पर OH बनता है ऐसे। तो ये क्या बनता था? ये वाइट PPT बनता है, इसका वाइट PPT बनता है। कौन दिखाता है? जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं, ये देखो एल्डिहाइड होता है। और फिर हमने क्या किया? इसमें भी इसी रिएक्शन को कराया, मतलब ग्लूकोज के अंदर NaHSO3 की रिएक्शन कराई। NaHSO3 के साथ ग्लूकोज ने ऐसी कुछ रिएक्शन करी ही नहीं। बोलो ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि एल्डिहाइड इसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर के रूप में नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम इसमें? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम? नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे हम इसमें, ग्लूकोज इज नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। पहला पॉइंट इसमें लिख रहे हैं हम कि ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद NaHSO3 while glucose do not react with NaHSO3 while open chain aldehyde can show this reaction। बोलो ठीक हो गया। पहला पॉइंट कि ये नहीं कर पाया NaHSO3 से रिएक्शन, जबकि एल्डिहाइड NaHSO3 से रिएक्शन करते हैं। दूसरा पॉइंट कि ग्लूकोज पर देखो जितने एल्डिहाइड होते हैं, एक चीज़ आपने और पढ़ी होगी 2,4-DNP कंपाउंड सुना होगा। 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं बना रहा हूँ, पीछे इसकी रिएक्शन पे हमने काफ़ी बात कर रखी है। तो जितने भी ओपन चेन वाले होते हैं वो 2,4-DNP से रिएक्शन करते हैं, और ग्लूकोज 2,4-DNP से भी रिएक्शन नहीं कर पाया। तो ऐसे लिख देंगे इसमें, ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद 2,4-DNP कंपाउंड वाइल ओपन चेन एल्डिहाइड कैन शो दिस रिएक्शन। ठीक है, 2,4-DNP से रिएक्शन कर सकते हैं जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, लेकिन इसने 2,4-DNP से 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं की। ग्लूकोज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करता है, जबकि एल्डिहाइड क्या करते हैं? इससे रिएक्शन करते हैं। तो फिर यहाँ पर ये दूसरा इसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। रिएक्शन नंबर 3, मतलब एग्जाम में क्या आएगा कि ये आप ऐसा एक्सप्लेन कीजिए कि इसमें ओपन चेन एल्डिहाइड नहीं होता है। तो ओपन चेन एल्डिहाइड को नहीं होता है, उसको शो करने के लिए आपको ये रिएक्शन शो करनी पड़ेगी कि ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद NaHSO3 वाइल ओपन चेन एल्डिहाइड कैन शो दिस रिएक्शन। ऐसे ही ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद 2,4-DNP वाइल ओपन चेन एल्डिहाइड कैन रिएक्ट विद 2,4-DNP कंपाउंड। ठीक है। तीसरा पॉइंट यह है कि ग्लूकोज डू नॉट गिव सिफ बेस टेस्ट। कौन नहीं देता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सिफ बेस टेस्ट नहीं देता है। जो सिफ बेस होता है इसका जो कलर होता है कलरलेस है, कलरलेस होता है।
अगर हम इसके अंदर कोई एल्डिहाइड डालेंगे तो ये पिंक या रेड कलर बनाता है। सिर्फ बेस टेस्ट क्या होता है कि ये कलरलेस होता है, लेकिन एल्डिहाइड इसमें डालने के बाद ये पिंक या रेड कलर बनाता है। तो ग्लूकोज को भी इसमें डाल करके देखा गया कि जब सारे एल्डिहाइड ऐसा करते हैं तो इसके पास भी एल्डिहाइड है, तो ये इससे रिएक्शन करके इसको भी ये टेस्ट देना चाहिए, सिर्फ बेस टेस्ट। लेकिन ग्लूकोज ने सिर्फ बेस टेस्ट नहीं दिया, इसने पिंक, ये ग्लूकोज इसको इसमें हम ग्लूकोज को डालेंगे तो इसने पिंक कलर नहीं दिया। इसका मतलब सिर्फ बेस टेस्ट नहीं देता है। तो इन सब रिएक्शन के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड जो होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट नहीं रहता है। तो फिर क्या होता है इसके अंदर, तो वही साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया। अब चलिए इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका कैसे हमने शुरू करना है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर देखिए, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाना है। साइक्लिक स्ट्रक्चर यहीं से बनाता हूँ मैं इसका। ये सी हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, पहले नंबर वाला कार्बन ले लेता हूँ पहले मैं, सी डबल बॉन्ड ओ और ये H। ये C हो गया दूसरे नंबर वाला, क्या है इस पर OH और ये H। तीसरे नंबर वाला C H और OH। चौथे नंबर वाला C OH और H। ये पांचवें नंबर वाला C OH और H, और छठे नंबर वाला ये CH2OH। ठीक है, तो अब होगा क्या इसमें, यहाँ से देखिए क्या होना है इसमें। मैं इसको थोड़ा सा ढंग से करता हूँ रिएक्शन को। होना क्या है इसमें, ये H है, ये कार्बन की नेगेटिविटी ज़्यादा है। कार्बन की नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हो जाता है, H आएगा, हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हो जाता है। यहाँ से देखो, ये हाइड्रोजन हो गया फ्री, इसके इलेक्ट्रॉनों को इसने अपनी तरफ को खींच लिया, तो हाइड्रोजन हो गया फ्री। इसके बारे में अभी बात करेंगे हम। अब ये हाइड्रोजन कहीं लोन पेयर ढूंढेगा तो उसको लोन पेयर यहाँ दिखाई देंगे। देखो क्या होगा, यहाँ से लोन पेयर तो यहाँ भी होंगे और जगह भी होंगे, लेकिन इस बॉन्ड के टूटने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। तो लोन पेयर यहाँ पर इसको दिखाई देगा, तो लोन पेयर यहाँ दिखाई देगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर प्लस आएगा और इस पर क्या आएगा, इस पर माइनस आएगा, और ये H यहाँ से चलेगा और यहाँ आ जाएगा। तो क्या क्या स्ट्रक्चर में चेंजेज आए अभी देखिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ से देखिए, पहले इस वाले को बाद में दिखता हूँ मैं। इस कार्बन को COH, इस पर कुछ भी चेंजेस नहीं आया, इसको ऐसे लिख दिया। इस वाले कार्बन पर क्या चेंज आया, इस पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं आया, ये OH ऐसे लिख दिया। इस वाले कार्बन पर क्या आया, OH और H। चेंजेस कहाँ आया, एक तो इस पर आया CH, अभी बात करते हैं हम इसके बारे में। और ये वाला जो कार्बन है C, यहाँ पर कौन आया, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया, और ये H यहाँ से यहाँ आया, तो क्या बन गया OH, और यहाँ पर क्या रहा H। कार्बन की वैलेंसी तो 4 हुई नहीं, तो कोई बात नहीं, ये ऑक्सीजन तो है, ये ऑक्सीजन यहाँ दिखाएंगे हम यहाँ पर, और ये इसके साथ दोनों के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। देखिए ये ऑक्सीजन ये यहाँ से जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ गया, और ये H जो H आयन के रूप में यहाँ से फ्री हुआ वो यहाँ गया, वो यहाँ गया, इसके साथ जुड़ गया। तो ये स्ट्रक्चर बन गया इसका। लास्ट में क्या है, CH2OH। तो इसमें एल्डिहाइड तो है, देखो एल्डिहाइड यहाँ पर आया देखो, लेकिन ये ओपन चेन रिएक्शन के ओपन चेन के रूप में नहीं है। एल्डिहाइड ये रिंग के साथ बंधा हुआ है, ऐसे CHO, अगर जो आप ऐसे देखना चाहें तो CHO एल्डिहाइड इस टाइप से बंधा हुआ। तो ये इसका स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास। इसे कहेंगे हम अल्फा डी ग्लूकोज। ये ग्लूकोज होता है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज क्या चीज़ होता है, इसमें OH, पहला वाला OH राइट हैंड साइड में होना चाहिए, वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज। ऐसे ही बीटा डी फ्रक्टोज भी होता है, ऐसे ही बीटा डी फ्रक्टोज भी होता है। और बीटा डी फ्रक्टोज में क्या होगा, आप इसको यहाँ से यहाँ फ्लिप कर दो और चेंजेस करने की जरूरत है नहीं, केवल इसको यहाँ से यहाँ फ्लिप करना है, एक नंबर को केवल फ्लिप करना है, तो बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। तो एक हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, ये आ गया। बीटा डी ग्लूकोज के लिए केवल एक नंबर को फ्लिप करो तो बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। बीटा डी ग्लूकोज को देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर C, एक इस नंबर को यहाँ फ्लिप करो OH और H, और ये हमारे पास कार्बन C, बाकी कुछ नहीं, OH H C H OH C OH H C H, और यहाँ से ये ऑक्सीजन आया और ये इसके साथ जुड़ गया और ये नीचे की तरफ आ गया CH2OH। तो देखिए OH आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसे कहेंगे बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज। यह आ गया बीटा डी ग्लूकोज, यह आ गया हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज, वो आ गया बीटा डी ग्लूकोज। इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आंसर है ये वाला, बीटा डी ग्लूकोज ज़्यादा स्टेबल होता है। बीटा डी ग्लूकोज के स्टेबल होने का ज़्यादा कारण यह है, या इसके कम स्टेबल होने का कारण यह है कि इसमें जो रिंग के इधर की तरफ को आ रहे हैं, ये बड़े ग्रुप ज़्यादा आ रहे हैं,
ये देखिए OH 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 ज़्यादा ग्रुप, इस तरफ ज़्यादा ग्रुप आ रहे हैं, रिंग के इधर की तरफ को ज़्यादा ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए ये कम स्टेबल होता है हमारे पास, और ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इस तरफ छोटे ग्रुप हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल होता है। अगर जो हम बोले इसको हम जब बनाते हैं, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम इसको यहीं तक बात करते हैं। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हो गया हमारे पास, किस टाइप से बनाया, ध्यान कर लिया आपने। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से होगा, यहाँ से H यहाँ गया, OH बन गया, और ये O इन दोनों को बैलेंस करेगा यहाँ पर, और ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। अब अल्फा डी ग्लूकोज को इस स्ट्रक्चर के अंदर एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। क्या है? ग्लूकोज एग्जिस्ट, लिख लेंगे आप, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू डिफर क्रिस्टलाइन फॉर्म, दैट इज या दे आर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। लिख लिया? ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, दे आर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। पेयर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज को मैं भी लिख देता हूं यहां पर, पेयर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यहां पर लिख देते हैं, पेयर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, लिखें इसको, पेयर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर डिफर अराउंड C1 आर कॉल्ड एनोमर्स और एपीमर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स या एपीमर्स कहलाते हैं। तो ये C1 पर डिफर है, ये C1 पहले वाले कार्बन पर पेयर। तो लिख देते हैं पेयर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर डिफर एट C1 आर कॉल्ड एनोमर्स और एपीमर्स एनोमर्स या एपीमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के, एपीमर्स कहलाते हैं, एनोमर्स या एपीमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के। ये बता दिया मैंने तुम्हें, ये पॉइंट आप लिखना चाहो तो लिख दो कि बीटा डी ग्लूकोज इज मोस्ट स्टेबल या मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज। ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा परसेंटेज मात्रा में यही मिलेगा आपको बीटा डी ग्लूकोज, इसकी अपेक्षा। अगर जो कहीं पर ये हमारे पास यूँ समझ लो इक्विलिब्रियम में है, कोई सॉल्यूशन बनाया हमने इसका ग्लूकोज का और वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि दोनों फॉर्म दिखाएगा वो, उसमें अल्फा डी ग्लूकोज भी दिखाएगा, बीटा डी ग्लूकोज भी दिखाएगा और थोड़ी सी ओपन चेन दिखाएगा। तो इस पॉइंट को भी लिख देंगे आप, एट इक्विलिब्रियम अल्फा डी ग्लूकोज इज 36%, बीटा डी ग्लूकोज इज 64%। और ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका आ रहा, ये ओपन चेन आ रहा है जो इसका, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर भी थोड़ी सी होती है 0.02% के रूप में इक्विलिब्रियम में। अब आप कहेंगे कि 0.02% ये कहाँ से आ रही, तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। 0.02% इसमें से थोड़ा सा कम कर दो, इसमें से थोड़ा सा कम कर दो, वहाँ से आ जाएगा जी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में अल्फा डी ग्लूकोज कितना होता है 36%, बीटा डी ग्लूकोज कितना होता है 64%, और ये इतना होता है 0.02% ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब हम इसके लास्ट की ओर चलते हैं, इस स्ट्रक्चर को ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करने के लिए एक हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका पायरानोज स्ट्रक्चर। तो चलिए पायरानोज स्ट्रक्चर को लेकर के हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, पायरानोज स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का पायरानोज स्ट्रक्चर। ये सब चीज़ें, सब पॉइंट नोट कर लेंगे। तो अब हम पायरानोज स्ट्रक्चर इसका बना रहे हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है पायरानोज स्ट्रक्चर। यह इस स्ट्रक्चर को हॉवर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, हॉवर्थ प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो हॉवर्थ प्रोजेक्शन, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। तो पायरानोज स्ट्रक्चर इसको क्यों कहते हैं बाद में बात करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो पायरानोज के रूप में कैसे बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये हमने आगे बहुत यूज़ करने हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये पायरानोज स्ट्रक्चर इसका बना रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये ग्लूकोज है हमारा, अल्फा डी ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर, अल्फा डी ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर ये आ गया। ये स्ट्रक्चर को देखिए आप, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 1 है। इस कार्बन नंबर 1 पे क्या क्या लगा हुआ, एक H लगा हुआ, एक OH लगा हुआ। इस कार्बन नंबर 1 पे देखिए एक H लगा हुआ, एक OH। जो राइट हैंड साइड में है उसे नीचे लिखेंगे, यानी OH को लिखूंगा मैं नीचे और H को लिखूंगा मैं ऊपर। जितने भी राइट हैंड साइड वाले हैं वो सब नीचे लिखूंगा।
ये 1 नंबर वाला कार्बन है, ये 2 नंबर वाला कार्बन है, मान लिया यहाँ पर 3 नंबर वाला कार्बन है, 4 नंबर वाला कार्बन है, 5 नंबर वाला कार्बन है। इन पर क्या क्या हो रहा है, पहले नंबर वाले कार्बन पे दोबारा देखिए OH जो राइट हैंड साइड में नीचे लगा दिया, H जो लेफ्ट हैंड साइड में, और ये कार्बन कहाँ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से, और ये कार्बन जुड़ रहा है ऑक्सीजन से। अब आ गया 2 नंबर वाला कार्बन, ये आ गया 2 नंबर वाला कार्बन। 2 नंबर वाले कार्बन में OH देखिए कहाँ है, तो 2 नंबर वाले कार्बन में OH देखिए कहाँ है, OH कहाँ है यहाँ पर, OH देखिए कहाँ है 2 नंबर वाले कार्बन में, इसमें भी नीचे है, और H कहाँ है, ऊपर है। 3 नंबर वाले कार्बन में आइए दिखाइए, देखिए OH कहाँ है, तो ऊपर है, और H कहाँ है, यहाँ नीचे। 4 नंबर वाले कार्बन पे देखिए क्या है, 4 नंबर वाले कार्बन पे OH और H, और 5 नंबर वाले कार्बन पे देखिए ये H और ये CH2OH, ये CH2OH को आपने बाहरी रखना है, बड़ा ग्रुप आपको बाहरी दिखाना है। तो ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर आ गया। पायरानोज स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि पायरोन एक सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है हमारा, और पायरोन का स्ट्रक्चर में यहाँ पर नीचे O आता है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए और उसका स्ट्रक्चर देखिए, पायरोन की तरह का इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम पायरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं। पायरानोज स्ट्रक्चर की तरह से स्ट्रक्चर बना, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को पायरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं। अब अल्फा डी ग्लूकोज का तो बन गया, बीटा डी फ्रैक्टोज का बनाइए। बीटा डी फ्रैक्टोज के लिए मैंने बता ही रखा, बीटा डी फ्रैक्टोज में आपको करना क्या है, केवल एक नंबर को फ्लिप करना है और कुछ नहीं करना है आपको, बाकी कहीं चेंज नहीं करने हैं, एक नंबर को फ्लिप कर देना है। अल्फा डी ग्लूकोज के बाद बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। तो एक नंबर को फ्लिप कर दो, OH को कर दो ऊपर, H को कर दो नीचे, बाकी कुछ नहीं करना है। H यहीं आएगा, OH यहीं आएगा, OH और H, H और OH, CH2OH और H, ये हमारे पास इसका बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया। बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। इन स्ट्रक्चर को इसके पायरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं, ज़्यादा जरूरत इनकी पड़ेगी। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, आप जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होता है। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं, कौन होते हैं, जो टॉलरेंट रीजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं और अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। देखो ध्यान दो, ये रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, इसको पहचानने का एक और तरीका होता है कि जहाँ हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। देखो कार्बन नंबर 1 हेमी एसिटल के लिए क्या होता है, देखो C कार्बन, इस पर एक तो H होना चाहिए, एक ईथर ग्रुप होना चाहिए और एक OH ग्रुप होना चाहिए। यदि ये 3 चीज़ें आपको दिखाई देती हैं तो आप बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ये हेमी एसिटल बना रहा। तो हेमी एसिटल कैसे बना रहा है, इस वाले कार्बन को देखो, इस पर H है, इस पर OH है, इस पर ईथर है, तो ये हेमी एसिटल बना रहा, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है हमारे पास, रिड्यूसिंग शुगर है। ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, इस पर देखो, इस कार्बन पर ये है, ये ईथर है, OH भी है, H है, तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो टॉलरेंट रीजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन से को रिड्यूस करने की पावर रखते हैं। तो ये रिड्यूसिंग शुगर है हमारे पास। ये हेमी एसिटल या हेमी कीटल को देखेंगे हम, अगर जो ये दिखाई देगा हमको कहीं पर भी, किसी भी कार्बन पर, एक पर नहीं किसी भी कार्बन पर ये बना हुआ दिखाई देगा, तो हम बोलेंगे ये रिड्यूसिंग शुगर है। ऐसी हेमी कीटल भी चेक कर लेंगे, हेमी कीटल जहाँ होगा वो भी रिड्यूसिंग शुगर होगा। उसके बारे में हम अगले जो वीडियो आएगा, जहाँ पर कि हम इनके अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे हम कि कैसे बनते हैं हमारे पास। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।